बोकारो की तरह धनबाद, चाईबासा, चतरा और हजारीबाग में भी डीएमएफटी फंड में बड़े घोटाले की आशंका है। जांच कराने पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बीच बोकारो में डीएमएफटी घोटाले पर सियासत में उबाल है। बाबूलाल मरांडी ने घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग की है, जिस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पलटवार किया है और पूछा है कि डीएमएफटी के सदस्य विधायक और सांसद भी होते हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी को तत्कालीन विधायक सांसदों से भी पूछना चाहिए। हालांकि उन्होंने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिलाया और कहा कि जो भी दोषी अधिकारी होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बोकारो में डीएमएफटी घोटाले पर गरमाई सियासत। बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस का सवाल, बाबूलाल को सिर्फ सीबीआई पर भरोसा क्यों? मंत्री ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी अधिकारी। बोकारो में 500 करोड़ के ज्यादा के डीएमएफटी घोटाले पर झारखंड में सियासी उबाल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं, इतना बड़ा घोटाला सिर्फ एक डीसी के बूते की बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी घोटाले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। कि में डीएमएफटी का फंड है और उसमें से 631 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है और ये मामला है बोकारो जिला का मामला है। बोकारो के उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे विजया यादव। मेरा ये कहना है कि उनकी ये बस की बात हो नहीं सकता, इतनी बड़ी रुपया को वो लूट ले। तो निश्चित रूप से इस लूट में राज्य के मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है, ये मेरा आरोप। अगर ये मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भाई हमारे इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे मामला सीबीआई को सुपुर्द कर। बोकारो में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार को मिली सूचना पर खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को लिखी है चिट्ठी। वास्तविक मूल्य से 700% से 2000% ज्यादा की दर से खरीदारी का आरोप। एक ही काम का कई बार बिल भुगतान करने का आरोप। बिना प्रबंध किए कमेटी के स्वीकृति के भुगतान का आरोप। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान अनियमितता का आरोप। बाजार मूल्य से 3 से 4 गुना ज्यादा दर पर हाई मास्ट लगाने का आरोप। हाई मास्ट का बाजार मूल्य 2 लाख से 3.5 लाख रुपए। हाई मास्ट लाइट के लिए 7 लाख से 9 लाख ज्यादा भुगतान का आरोप। 1.25 लाख की दर से आंगनवाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैट की आपूर्ति का आरोप। बाजार में डिजिटल मैट की कीमत सिर्फ 3,500 से 10,000 रुपए। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में बाला पेंटिंग के नाम पर भी घोटाला। बाला पेंटिंग के लिए 7.5 लाख से 4 करोड़ 79 लाख रुपए तक का भुगतान। बाबूलाल मरांडी के सीबीआई जांच की मांग पर कांग्रेस और जेएमएम ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर बाबूलाल को सिर्फ सीबीआई पर ही भरोसा क्यों? तो वहीं जेएमएम ने कहा है कि डीएमएफटी में विधायक और सांसद सदस्य होते हैं। ऐसे में उस वक्त किस पार्टी के विधायक थे? चूंकि माननीय विधायक, माननीय सांसद डीएमएफटी फंड का मेंबर होते हैं। लूट हुई तो उस समय उनका संज्ञान में क्यों नहीं आया? और जब हमारी सरकार आई है और संज्ञान में जब इस बात का है, अगर लाया जा रहा है कि भाई लूट हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और हम व्यक्तिगत तौर पर इस बात को आप सबों को आश्वस्त कर सकते हैं कि संज्ञान में बातें आई है, उसकी जांच होगी और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन बाबूलाल जी जो रोना रो रहे हैं, तो शायद अमर बाउरी जी से पूछते। विधायक दल के नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, सांसद उनका पीएन सिंह हुआ करते थे उस समय। गठबंधन के सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी थे। स्थानीय विधायक वहाँ के बोकारो के उनके दल के थे। का पैसा वो कंस्टिट्यूंसी वाइज ही खर्चा होता है।
तो उसका मॉनिटरिंग और उसका जो रिकमेंडेशन है वो लोकल जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, वो करते हैं। तो बाबूलाल जी को पहले ये खुलासा करना चाहिए कि उन दिनों में कौन लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि थे और जो जनप्रतिनिधि थे वो क्या कर रहे थे। अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की एजेंसी जांच करेगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सीबीआई पर ही भरोसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जांच एजेंसी पर भरोसा क्यों नहीं हो रही है? और हमें लगता है कि बाबूलाल जी, भ्रष्टाचार की बात तो आप करते हैं, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को तो आप अपने दल में सम्मिलित किए हुए हैं। मंत्री योगेंद्र प्रसाद और जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने कहा है कि पार्टी का स्टैंड साफ है, डीएमएफटी घोटाले की निष्पक्ष जांच हो। अगर सरकार को लगता है कि इसमें बीजेपी के विधायक और सांसद दोषी हैं, तो जांच कराकर कार्रवाई करे। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आपकी सरकार है, आपके पास में सीआईडी है, आपके पास में एसीबी है। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद विधायक ने गलती की है तो निस्संदेह आप उन पर भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन हवाई बातें करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास आप ना करें। बोकारो के अलावा कई और जिलों में डीएमएफटी घोटाले की आशंका। धनबाद, चतरा, हजारीबाग और चाईबासा में भी बड़ी गड़बड़ी के आसार। डीएमएफटी योजनाओं की जांच पर हो सकते हैं बड़े खुलासे। डीएमएफटी घोटाले को लेकर बीजेपी ने सड़क से सदन तक आवाज उठाने की बात कही है। दूसरी ओर सरकार ने दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सच ये भी है कि घोटाले के खुलासे हुए कई दिन बीत गए हैं, बावजूद अब तक जांच के आदेश नहीं दिए गए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और बिपिन की रिपोर्ट। बोकारो में डीएमएफटी फंड को लेकर कई खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है कि करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये तमाम आरोप आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जताए हैं। आशंका उनकी है कि यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। कुल 26 कंपनियों के नाम का जिक्र किया गया जिन्हें बार बार टेंडर मिला है, जिन्हें एक अनुमानित कीमत से करीब 700% से 2000% का ज्यादा का टेंडर मिला। कहा यह जा रहा है कि तत्कालीन डीसी ने अपने चहेते कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। दूसरी तरफ अब इस डीएमएफटी फंड के घोटाले के मामले को लेकर सूबे की सियासत में उबाल है। आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और साथ ही निशाना साधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो मौजूदा सत्ता में है, उनका कहना है कि जांच तो उन पर भी होनी चाहिए जो तत्कालीन विधायक और सांसद थे। यानी साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद पर भी जांच बैठनी चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ बोकारो तक सिमटा हुआ नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हजारीबाग, धनबाद, चाईबासा, चतरा, इन सभी क्षेत्रों में जो कि खनन वाले क्षेत्र हैं, वहां भी डीएमएफटी घोटाला हुआ है। पहले यह समझने की जरूरत है कि डीएमएफटी फंड होता किन के लिए है, यह किनको लाभ पहुंचाने के लिए होता है। यह उन लोगों के लिए होता है जो खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी जमीन गई है, जो विस्थापित हो चुके हैं, जो खनन के कारण पॉल्यूशन का दंश झेल रहे हैं, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है चूंकि उनकी जमीन चली गई और माइनिंग के कारण कभी कभी सड़क भी उनके घरों तक नहीं पहुंच पाती है। उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए यह फंड होता है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति को यह बताने की कोशिश की है कि डीएमएफटी फंड जिनके लिए था उन्हें तो लाभ नहीं मिला, लेकिन मलाई कोई और खा गए। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से अशोक पढ़ाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कमल ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। आजसू पार्टी से प्रवास खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवास जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं सत्ता पक्ष का, यानी कांग्रेस से कमल ठाकुर हमारे साथ है। कमल जी, 500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। डीएमएफटी फंड के लिए जो बातें सामने आ रही है, डीएमएफटी फंड जिनके लिए आया था उनके पास तो नहीं पहुंचा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ कंपनियों को, कुल 26 कंपनियों को इसके लाभ पहुंचाए गए हैं। सवाल बाबूलाल मरांडी ने यह भी उठाया है कि एक अधिकारी की बूते की बात नहीं है, इसका पैसा ऊपर तक जा रहा है। देखिए,
जो फंड पर बाबूलाल जी ने बात उठाई है डीएमएफटी पर, तो बाबूलाल जी को तो ये बताना चाहिए कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। क्या ये जो फंड होता है इसमें केवल जिला प्रशासन ही आवंटन में शामिल होता है कि इसके सदस्य और लोग भी होते हैं? इसके सदस्य वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक सारे लोग होते हैं। तो सवाल तो उन लोग पर भी है ना। दूसरी बात यह है कि बाबूलाल मरांडी केवल सवाल उठाते हैं। जब वो बीजेपी में नहीं थे तो रघुवर दास पर केवल भ्रष्टाचार का सवाल उठाते रहे। अब सरकार में बीजेपी में आ गए हैं तो गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। तो जो हुआ है घोटाला, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अगर इसमें घोटाला है तो जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बाबूलाल जी को पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि इसमें शामिल कौन कौन लोग होते हैं। इसके पैसे का आवंटन जब होता है तो जिस क्षेत्र में करना है, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो या आंगनबाड़ी हो या बहुत सारा चीज़ों पर जो ये खर्चा किया जा सकता है, वो लोग कौन कौन लोग शामिल थे। दूसरी बात, एक चीज़ आयोजित समझिए कि जो आदमी आरटीआई से इसका खुलासा किए, डॉक्टर राजकुमार जी, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर नहीं लिखे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही उसका दिशा निर्देश डीएमटी फंड का आवंटन का बात आता है। वहाँ वो नहीं दिए हैं, वो राष्ट्रपति को दिए हैं, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं है कि वहाँ जाएगा तो ये लोग वहाँ भी कुछ कालगुजारी कर लेंगे, क्योंकि इनकी आदत है, ये केवल आरोप लगाने पर विश्वास करते हैं, सच्चाई को नहीं सामना कर सकते हैं। आप राज्य के और खनिज जहाँ जहाँ खनन होता है वहाँ की भी बात आ रही है। अब देख लीजिए वहाँ कौन लोग सांसद हैं, कौन लोग विधायक हैं। तो जांच बाबूलाल जी केवल सवाल करने से नहीं होगा, वो सारे लोग का जांच होगा। और निश्चित रूप से यह सत्य बात है कि आपको राज्य की एजेंसी पर विश्वास नहीं है, केवल सीबीआई ला दो, ईडी ला दो। अरे जो लोग आपके पॉकेट में हैं उन्हीं को बुलाने के लिए क्यों परेशान है, जब राज्य सरकार तैयार है कि हम जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लोग इसमें पकड़े जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी अब पार्टी हो गई है बीजेपी। ये सारे लोग भ्रष्टाचार में जो संलिप्त होते हैं उनको अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में धोने का काम करते हैं। तो बाबूलाल जी को थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के, हमें लगता है कि सत्ता जाने से बाबूलाल जी बहुत बौखला गए हैं और अनर्गल प्रलाप चालू किए हैं। वो अपने सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं, अपने विधायकों पर सवाल उठा रहे हैं, वो सरकार पर नहीं उठा रहे हैं। पहले जांच जब होगा तो उनके सांसदों का जांच होगा, जो लोग उस आवंटन के सदस्य हैं उन लोगों पर भी जांच होगी और समझ में आ जाएगा कि इसमें भ्रष्टाचारी कौन है। केवल मुख्यमंत्री जी इसमें बैठते हैं कि वहां के सांसद बैठते होंगे, वहां के विधायक बैठते होंगे, चंद्र प्रकाश चौधरी बैठते होंगे, इनके सहयोगी दल के, अमर बाउरी विधायक दल के नेता थे वो बैठते थे। तो बाबूलाल जी को पहले सोच लेना चाहिए कि आखिर जो हम आरोप लगा रहे हैं वो आरोप में कौन लोग हैं, उसके बाद आरोप लगाते रहिए। और सरकार ने तो कमर कस लिया कि जांच हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कौन लोग पकड़ाने वाले हैं, इसलिए हम लोग जांच पर एकदम तैयार हैं और राज्य सरकार की एजेंसियां जांच करेगी और निश्चित उसमें से जो लोग गलत हो गए वो पकड़े जाएंगे। चलिए, राज्य सरकार की एजेंसियां जांच करेगी और निश्चित तौर पर जो गलती किए हैं वो पकड़े भी जाने चाहिए। हमें रुख करते भारतीय जनता पार्टी का अशोक बड़ाइक हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक जी, पिछले एक हफ्ते से जब वो पत्र हमारे हाथ लगा, हमने परत दर परत कैसे एक एक कंपनियों को किन किन माध्यमों से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, हमने वो दिखाया। आज आखिरकार नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसकी तमाम जानकारियां साझा की, लेकिन साफ तौर पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि डीएमएफटी में तो सिर्फ प्रशासन की संलिप्तता होती नहीं है, उसमें संलिप्त होते हैं वहां के विधायक, वहां के सांसद। और अब जब जांच की बात आप लोग कर रहे हैं तो गाज तो सब पर गिरेगा। लेकिन निश्चित रूप से आयुष जी, हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में इस प्रदेश में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने हर उस विषय को उठाने का काम किया है जो इस राज्य के आम आवाम की भावना के अनुरूप है। जिस डीएमएफटी फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो एक माइंस वाला जो डिस्ट्रिक्ट होता है, झारखंड ऐसे भी माइन मिनरल्स वाला स्टेट है, लगभग हर जिला जो है वो कहीं ना कहीं माइंस से आच्छादित है। तो मुझे लगता है हर जिलों में डीएमएफटी का एक स्पेशल फंड होता है जिसको डीसी की अध्यक्षता में ये फंड को वैसी जगह खर्च किया जाता है
जो माइंस एरिया से विस्थापित किए गए हैं, जहां पर्यावरण असंतुलित है, जब पर्यावरण खराब हो चुका है, वहां सड़क नाली जो मूलभूत सुविधा के लिए, बच्चे की शिक्षा के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए वहां पर बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एनजीओ के माध्यम से वहां उसके शिक्षा की अलग जगह ना हो, उसको काउंसलिंग करना हो या अन्य हेल्थ से जो इश्यूज होते हैं उनको ठीक करना हो, तो ये पूरे विषय को लेकर डीएमएफटी फंड को खर्च किया जाता है। क्या हुआ 24-25-25-26 में इस डीएमएफटी फंड सिर्फ बोकारो जिला में 631 करोड़ का बंदरबाट किया गया है। और ये मैं डंके के चोट पे बोल सकता हूं कि जिस डीएमएफटी फंड को पैसा खर्च आदिवासी मूलवासी उस बस्ती टोले विस्थापित लोगों के बीच में खर्चा करनी चाहिए, वहां पर क्या किया गया, डीसी ऑफिस का इंटीरियर पे खर्चा किया गया। क्या किया गया, बड़े बड़े सरकारी विभागों में गाड़ियों पर खर्चा किया गया। क्या किया गया, जो अननेसेसरी, जो डीएमएफटी फंड के जो क्लॉज में जो नहीं आता है, उन सभी सुविधाओं को पूरा करने के लिए उस पैसा को खर्च किया गया है। अभी चर्चाएं हो रही थी, देखिए मैं आपको बता दूं कि बिना प्रबंधकीय बैठक के कमेटी की, जो कमेटी होती है जो तय करती है कि किस ये फंड कहां कहां किस किस अमुक अमुक जगह पे खर्च होनी है, वो जो प्रबंधकीय कमेटी होती है वो उसको नजरअंदाज करते हुए वो शॉर्ट टेंडर के माध्यम से अपने चहेते एजेंसी को, देखिए क्या टेंडर की प्रक्रिया होती है, ये आप और हम जितने पैनलिस्ट यहां बैठे बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसको अंडर टेबल टेंडर बोला जाता है। अंडर टेबल टेंडर यानी अपने प्राइवेट जो खास एजेंसी है उनको शॉर्टलिस्ट पहले से कर लिया जाता है और उनको शॉर्ट टेंडर के माध्यम से उस काम को पकड़ा दिया जाता है। ऐसे कई कामों को, लगभग 631 करोड़ का कामों को ऐसे टेंडर को जो बोलते हैं ना कि नियम कानून को ताक में रखकर, पूरे सरकारी प्रक्रिया को ताक में रखकर ऐसे दिया गया। मैं आपको बताता हूं कि यह किस किस मद में खर्च किया गया है। देखिए, जिस आंगनबाड़ी में खर्च किया जाना था, जिस सरकारी स्कूल में खर्च किया जाना था, जो पंचायत में खर्च किया जाना था, जो विस्थापित एरिया में हाई मस्ट लाइट के लिए खर्चा किया जाना था, जो क्या बोलते उसको डिजिटल टैब में और जो डिजिटल जो मैट है जो बच्चों उसमें की खर्चा शिक्षा के करना लिए था, आती है। और तो और जो स्किल डेवलपमेंट में काम करना था, एजुकेशन में काम करना था, ये पूरे प्रक्रिया को अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, और मैं विस्तार से आपके दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे किस अच्छे कंपनी के जो दर थे प्रति यूनिट दर से 10 गुना आगे बढ़ के टेंडर किया गया और 9% का जो मार्जिन का जो फायदा मुनाफा था उसको इन लोगों ने जिला में बैठे हुए लोग जो सत्ता के चहेते हैं उनके माध्यम से वो 9% राशि जो बीच में बंदर बांट करके मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाया गया। मैं भी अगर अभी सभी से चर्चा कर ले उसके बाद मैं एक एक करके उदाहरण में बताऊंगा कि किस किस मद में 9% बढ़ोतरी करके टेंडर में अगर किसी का 1 रुपया है तो उसको 10 रुपया बाजार दर से उसको खरीदी की गई है। तो क्या ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हित में जो 631 करोड़ लगना था उसका क्या बंदरबाट नहीं है? ये बोलते हैं अगुआ सरकार चला रहे हैं और आदिवासी के लिए जो विस्थापित एरिया में जो पैसा खर्च करना था उस पैसा को साहब आप लोग महंगा गाड़ी खरीद रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन करा रहे हैं, आप अपने मूलभूत सुविधा को पूरा करने में लगा रहे हैं। वो आदिवासी बेचारा टुकुर देख रहा है कि मेरे पास बिजली आएगा, मेरे पास शिक्षा आएगा, मेरे पास स्वास्थ्य केयर का कुछ मामला आएगा, लेकिन कुछ नहीं। ये पूरी की पूरी सत्ता के संरक्षण में आयुषी सत्ता के मिली भगत में जिला प्रशासन के साठगांठ में पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक 631 करोड़ को डकारा गया है जो आदिवासी मूलवासी के हित में पैसा लगना था। इसलिए हम मांग करते हैं, हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी ने मांग किया है कि सीआईडी जांच तो ये क्या है, दूध की रखवाली बिल्ली करेगा। साहब, जब आपके प्रदेश में जब इतनी बड़ी घोटाला हुई है तो जिस तरह से शराब घोटाला में आपने एसीबी को देकर 4 महीना में आपने बाहर कर दिया, फिर से 631 करोड़ का घोटाला को आप नीली भगत करके सीआईडी के माध्यम से क्लीन चिट दे देंगे। इसलिए झारखंड की जनता मांग करती है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम मांग करते हैं, हमारे नेता के सहित पूरे पार्टी मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि झारखंड के आदिवासी मूलवासी का पैसा जो खाया है उसके गिरवा में हाथ जा डालकर उस 631 करोड़ को निकालकर सरकार के खजाने में जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। चलिए, सरकार के खजाने में पैसा जमा करने का काम किया जाए ताकि जिनके हक के लिए पैसा आया था उनके हक में खर्चा हो सके। हम रुक करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, अभी तो बोकारो की तस्वीर सिर्फ सामने आई है, वो भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इन तस्वीरों को सामने लाया है। अभी तो बाकी है सूची, धनबाद है, हजारीबाग है, चतरा है, चाईबासा है, कई ऐसे इलाके हैं जहां ये आशंका जताई जा रही है बड़े पैमाने पर डीएमएफटी घोटाला हुआ है और टेंडर दे दिए गए बिना प्रबंधकीय समिति के बैठक के। मतलब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है डीएमएफटी का बंदरबाट हो रहा है। देखिए आयुष जी, आप जो कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बंदरबाट हो रहा है, लेकिन प्रबंधकीय समिति जो विधायक थे उनको यह समिति क्यों बनाया जाता है? ताकि सही जगह पर पैसा खर्चा हो सके, सही जगह पर कोई व्यक्ति अपने मन मुताबिक पैसा खर्चा नहीं कर सके। बड़े जी बहुत
अच्छे से सब टेंडर के बारे में बता रहे थे। आपके तमाम विधायक, तमाम सांसद क्या कर रहे थे? मूंगफली खा रहे थे कि सूत रहे थे? एक दिन वो लोग नहीं जांच करने का कोशिश किए कि पैसा कहां खर्चा हो रहा है और किसके पास खर्चा हो गया। ये जब इनकी नैया डूब रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसके बाद ये लोग आकर के आज ये बात उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आखिरकार इनके जनप्रतिनिधि, जिनको जिस कार्य के लिए चुना गया था, जिसके लिए इनको समिति में रखा गया था, और कितने खुश होकर के बता रहे हैं अशोक बड़े जी, चिल्ला चिल्ला करके। शर्म नहीं आता आपको? बाबूलाल मरांडी जी को शर्म नहीं आता बोलते हुए कि जिसके लिए प्रबंधकीय समिति बनाया गया था वही लोग सो रहे थे, तो चौकीदार तो सो रहा था। चौकीदार सो रहा था तो ऐसा घटना होगा, और जब घटना होगा तो उसकी जांच किया जाएगा। मैं बताता हूं, बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाया, हमारे बुजुर्ग है और हम उनसे सीख के बताते हैं। 500 करोड़ रुपया हमको लगता है बाबूलाल मरांडी जी रखे हैं, अब बाकी 100 करोड़ में ये लोग बांटा है। हमको भी लगता है, काहे जैसे बाबूलाल जी को लग रहा है, बिना तथ्यों के साथ बाबूलाल जी को पता चल गया है कि यह पैसा, और अशोक बड़े जी को पैसा पता चल गया है कि सीएम हाउस में चला गया था। अरे सीएम हाउस में चला जा रहा था पैसा, तो आप सो रहे थे क्या? आपके सांसद सो रहे थे क्या? अमर बावरी जी नेता प्रतिपक्ष है, और शर्म करना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष के सामने में ऐसा चोरी, ऐसा घटनाएं हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष सो रहा था। यही कारण था कि नेता प्रतिपक्ष को हराया वहां की जनता ने। क्यों? आदिवासियों का हक नेता प्रतिपक्ष ने मारा है, चंद्र प्रकाश चौधरी ने मारा है, और आपके विधायकों ने मारा है, और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कह रहे थे भ्रष्टाचार का बात करते हैं। अरे भ्रष्टाचार का नींव तो बाबूलाल मरांडी जी ने रखा है। जेपीएससी घोटाले के बाद बताइए, सीबीआई जांच हो रही है, कौन दोषी है, किसको पकड़ा गया है? बाबूलाल मरांडी जी ने नींव रखा है, और वही आकर के इस पर सवाल उठाते हैं। न्यूज 11, मैं दावे के साथ कहता हूं, न्यूज 11 बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के लिए संजीवन बूटी की तरह काम कर रहा है। यहां सवाल उठाए जाते हैं, जनता की समस्याओं को उठाई जाती है, और बाबूलाल मरांडी जी रात को देखते हैं, तब जाकर के मामला उठाते हैं, और सुबह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में कर देते हैं, जल्दी जल्दी में कर देते हैं। नैया डूब रहा है। आप बोले ना, आंदोलन किस चीज के लिए आपने किया? आप फेसबुकिया नेता बन करके रह गए हैं। आप लोग मीडियाबाजी वाले नेता बन के रह गए हैं। किसी चीज के लिए आंदोलन नहीं कर। और मैं कहता हूं, करिए आंदोलन कि हमारे जितने विधायक सांसद हैं, जिन्होंने जो इसमें संलिप्त थे, दावे के साथ बाबूलाल मरांडी जी को कोट करके कह रहा हूं मैं। अभी हमारे भाई बोल रहे हैं, आप बताइएगा, आप जुड़ाइएगा कि कैसे कैसे घोटाले हुए थे, लेकिन ये जुड़ाइएगा कि अमर बावरी कहां थे, ये जुड़ाइएगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी उस वक्त कहां सोए हुए थे। क्यों? क्योंकि आपके लोगों को वहां पहरेदारी करने के लिए लगाया गया था, और वही चोरी में संलिप्त है। मैं दावे के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि आपने किया है। चलिए, आप दावा कर रहे हैं और लगातार सत्ता पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वहां विधायक कौन थे, उस वक्त सांसद कौन थे। चलिए रुक करते हैं। आजसू पार्टी का गिरिडीह के सांसद जो हुआ कर उस वक्त भी थे और अभी भी हैं। हम अब बात कर रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी के बारे में। प्रवास जी, देखिए, तमाम आरोप लगे, डीएमएफटी घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो खैर पूरी तरह से जब जांच रिपोर्ट सामने आएगा तो बात सामने आएगी। लेकिन जो आंकड़े आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार ने प्रस्तुत किए हैं, ये चौंकाने वाले हैं, और सवाल उठाया जा रहा है सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर भी कि वो क्या कर रहे थे, कहां थी नजर उनकी। आयुष, एक कहावत है ना, चोर मचाए शोर। यहां दिखा, वो चरितार्थ दिख रहा है, चोर मचाए शोर। भाई साहब, राज्य में सरकार किसका, प्रशासन किसका, डीसी किसके आदेश मानेंगे? आप कुछ भी बोल देंगे। माननीय सांसद हो चाहे माननीय विधायक हो, एक मीटिंग कमेटी का मीटिंग में रहते हैं ना, बिल्कुल, लेकिन उसको कौन क्रियान्वित करता है? अधिकारी करते हैं। अधिकारी किसको रिपोर्ट करते हैं? किसको रिपोर्ट करते हैं? तो मतलब इसका मतलब यही समझा जाए, राज्य में महा कमजोर नेतृत्व वाली सरकार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विधायक और सांसद को सुना नहीं जाता है? जाहिर सी बात है आयुष, मैं बोल रहा हूं ना, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। ये घोटाले वाले लोग क्या बोलेंगे आपको? मैं बोल रहा हूं, मैं जब न्यूज 11 आया, राज्य का जिस तरह से हम लोगों ने, जिस तरह से राज्य को जिस तरह से प्राप्त किया संघर्ष करके, राज्य का नवनिर्माण के लिए हम लोग संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी बोलते हैं अपने भाषण में कि नवनिर्माण की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन आयुष, जब आप डिबेट में आते हैं तो कहां आते हैं? युवाओं को आपने घोटाला में लिप्त कर दिया, क्योंकि आपने वादा किया था लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दी। आपने वादा किया था लेकिन आप पत्थर घोटाले में फंस गए। आपने वादा किया था, आप शराब घोटाले में फंस गए।
अब डीएमएफटी घोटाले में आप आ गए, अब चोर मचाए शोर की तरह बात करते हैं। अरे भाई साहब, इसी राज्य में सिर्फ 2025 में 30 से अधिक जानें चली गई हैं खनन दुर्घटना में। आप माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का बात करते हैं, जो विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़े, ट्रिब्यूनल लेके आए। आज वो जब खनन खदान पे जो दुर्घटना हुई, वो खड़े रहे लोगों के लिए, कहां सरकार सोई हुई थी? इसी के लिए ना ये बना है डीएमएफटी फंड, कि वहां जिस तरह से खनिज के लोगों को, खनिज एरिया में जिस तरह से लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनको अच्छा मूलभूत सुविधा मिले। इसके लिए ना लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी। आप तो घोटाला कर रहे हैं भाई साहब, आप घोटाला कर रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं कि कहां थे। मतलब आपका सरकार है, सरकार जो जनता चुन के दी है घोटाले के लिए, आपको एकदम पूरी तरह से सौंप दी है। जिस तरह से आप बिहार में लूटे, चारा घोटाला किए, जिस तरह आप झारखंड को भी लूटना चाह रहे हैं। लास्ट पे झारखंड नहीं बनना देना चाह रहे थे, लेकिन आप बोटी बोटी नोचना चाह रहे क्या? हर एक का आप चीज को लेके आप जहां भी कुछ भी बोल सके और बोल के कैमरा के सामने चिल्ला रहे चोर मचाए शोर की तरह। जांच हो ना, माननीय प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जी बोले हैं, ठीक है, उसका जांच करवाए, सीबीआई जांच करवाए। सीबीआई से आपको क्यों डर लगता है भाई? आपको सीबीआई से क्यों डर लगता है? पूछते हैं कि राज्य सरकार के एजेंसियों से आपको क्या डर लगता है? कौन? राज्य सरकार की एजेंसियां तो काम कर रही है ना, तो उससे भी जांच करवा ले, उससे भी जांच करवा ले। लेकिन जांच का भी एक टाइम सीमा भी होता है ना, जांच का भी एक टाइम सीमा होता है। ये टाइम सीमा के साथ बात करेंगे क्या? ये क्या पत्थर घोटाला के बारे में बताए क्या? शराब घोटाला के बारे में बताए क्या? ये अब तो डीएमएफटी फंड है, ये जो हर जिला में आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे आप इधर आप बोकारो जिला की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए डीएमएफटी फंड जब बना 2015 में, जब ये आया, क्यों बना? कि राज्य झारखंड में झरिया में जो 100 साल से आग लगा हुआ है, खदान एरिया में लोगों को अच्छा जो पॉल्यूशन फ्री जिंदगी मिले, अच्छा स्कूल मिले। लेकिन यहां तो बंदर बांट हो रहा है। आप 10 रुपया का सामान को 100 रुपया में खरीद रहे। कौन खरीदारी कर रहा है भाई साहब? कौन खरीदारी कर रहा है? लेकिन आप माननीय विधायक के ऊपर आक्षेप लगा दे रहे, माननीय सांसद के ऊपर आक्षेप लगा दे रहे, मतलब चोर मचाए शोर। अरे आपके भी विधायक है ना वहां पे, आप सूली पे चढ़ाएंगे क्या? पहले तो आप बोलिए। अभी मैं मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, मंत्री जी भी क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं। मंत्री हैं, ओथ लिए हैं, संवैधानिक ओथ लिए हुए हैं, वो झारखंड का एक माननीय मंत्री हैं, लेकिन वो बोलते हैं व्यक्तिगत तौर पे मैं बोलता हूं। क्या वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे है कि वो मंत्री हैं? क्यों नहीं वो कैमरा के सामने आपको बोल रहे हैं? अरे कैमरा के सामने ही उन्होंने नहीं, व्यक्तिगत, अरे व्यक्तिगत रूप से मंत्री के व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे क्या? मंत्री जब ओथ लिए हुए हैं, जब बोल रहा है, तब वो व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे क्या? तो आप यहाँ पे साफ दिख रहा है। चलिए आपके सवालों का जवाब लेते हैं। दिख रहा है, सामने दिख रहा है चोर की दाढ़ी पे चिपका। आपके सवालों का जवाब लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। जिस तरह से चारा खा के चोर मचाए शोर वाला काम करेंगे, कोई जवाब अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, बोले ना कि ये कुछ नहीं है, सत्ता के बोले ना कठपुतली बन के रहे, सत्ताधर जो चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं, आपके सवालों का जवाब लेते हैं। उसके लिए पॉकेट का काम कांग्रेस पार्टी का आपके सवाल का जवाब महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आरोप लगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 25-26, मैं 25-26 पर जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि तत्कालीन विधायक क्या कह रहे थे। अभी आते हैं, अभी के दौर में अभी कौन विधायक है कमल जी? अभी बोकारो विधायक कांग्रेस के हैं, अभी चंदन कियारी के विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। तो वित्तीय वर्ष 25-26 की भी तो बात सामने आ रही है, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, तो 24-25 को छोड़ दिया नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों बात कीजिए, दोनों पर कीजिए। 24-25 तो आप लोग के हिसाब से छोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं, वहां को भर दे दिया जाए कि नहीं नहीं, जो वो लोग चोरी किए हैं वो बहुत अच्छा किए। 24-25 का हिसाब होगा। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत तौर पर बोले, जब कीजिएगा। आखिरकार कहा तो उन्होंने कैमरा के सामने अगर कहा तो वो सार्वजनिक बात हुई। नहीं कहा व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर ही कहा, लेकिन कैमरे के सामने कहा तो वो सार्वजनिक बात हो गई। परवास जी बात पूरी कर ले कमल जी। वो व्यक्तिगत तौर पर बोले, चाहे जब वो बोल रहे हैं तो समझिए कि सरकार बोल रही है। सरकार के एजेंसी से ये लोग पहले भागते हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि जो गलती इस फंड में हुआ है, इसमें निश्चित रूप से इनके सांसद और विधायक पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप सीधा समझ लीजिए आयुष जी
कि जो क्या काम बोले होता जा रहे है हैं, कुछ भी जो बोले ऑन ईयर जा रहे हैं। फिर आप आयुष बोलिए, रोकिए। नहीं देखिए, प्रबंधकीय नहीं, समिति नहीं, की बात है तो ये जो आरोप लगा विस्थापित सकते के लिए हैं। जो सांसद लड़ रहे हैं उसके लिए आप इस तरह से अनर्गल बात नहीं, नहीं अगर कर सकते। प्रबंधकीय समिति की आप बात कर रहे हैं कुछ तो नहीं उसमें बोल सकते, विधायक अनर्गल सांसद बात पर नहीं। यह आरोप लगा नहीं, सकते हैं, नहीं, इनको आप हस्तक्षेप नहीं डेटा कर के साथ सकता आप हूं। बैठे हैं, आप उसको स्पष्ट कीजिए सुन कमेटी लीजिए, में कौन सुन लीजिए क्रियान्वित परवाजी, करता है, परवाजी ये सुन बात लीजिए, मेरी कीजिए। बात को सुन कुछ लीजिए। इस पे बात कीजिए ना। परवाज जी मेरी बात को सुन लीजिए, जब भी बात होगी डीएमएफटी की तो पूरे प्रबंधकीय समिति की बात होगी। एकदम होगी। जब एक अधिकारी पर लेकिन आरोप आप- लगेंगे तो आप तमाम वो समिति में जो लोग शामिल हैं particular नाम उन पर क्यों भी ले रहे हैं? आरोप लगेंगे और आप- सवाल उठाए आप जाएंगे। बोकारो विधायक का भी तो नाम लीजिए, अरे आप जी, श्वेता सिंह का भी तो नाम लीजिए। परवाज जी, देखिए, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी विधायक या किसी अधिकारी का नाम नहीं, नहीं नहीं, लूंगा। आप जब बात देखिए। करूंगा तो पूरी समिति की बात करूंगा। हम कह रहे हैं तो आप रोकिए। नहीं, आप मुख्यमंत्री आवास तक पैसा पहुंचा दिए, हम बोले भी नहीं। आप मुख्यमंत्री को पहुंचा दिए पैसा, आप लोग मिलकर दोनों आदमी, हम बोलने से भी गए। जब मंत्री सवाल कर रहे से सवाल किए, आप लोग जैसे प्रवक्ता एंकर या संवाददाता, तो उन्होंने सही जवाब दिया कि राज्य की एजेंसी जांच करेगी और दोषी पकड़े जाएंगे। जब ये सवाल हो गया तो फिर आप व्यक्तिगत उसमें ला रहे हैं, तो पर्सनल तो कोई चीज सरकार की होती नहीं, वो सरकार की चीज है। हम 24 मंत्री का कोट बता रहे हैं कि वो पर्सनल कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं। 24 अगर मंत्री जी ने कहा है, ये देखिए सर्वज्ञात है कि अगर मंत्री जी कुछ कह रहे हैं तो सरकार कह रही है। समझ लीजिए परवाज जी, वो अगर व्यक्तिगत तौर पर भी बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि अगर मंत्री जी कुछ कह रहे हैं तो मतलब सरकार बोल रही है। अब समझ लिया, अब स्पष्ट हो गया। देखिए, अभी परवाज जी ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। परवाज जी 2024-25 में सांसद कौन थे आप जानते हैं, विधायक कौन थे वहां से चंदन कियारी से आप जानते हैं? थे नहीं हैं, सुनिए पहले, सांसद हैं, सुनिए पहले, विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़े अरे हैं, सुन विकास लीजिए, पुरुष सुनिए, हैं, पार्टी में हैं, ये नहीं क्यों है, विचलित हैं? क्यों विचलित हैं? जाएंगे जेल, तत्कालीन समय पर बात हो रही है तो जाएंगे जेल, इस्तेमाल होगा। आज जाएंगे जेल जाएंगे, घटना पे सबसे पहले जेल मुख्यमंत्री जाएंगे, परवाज जी, सुन लीजिए, सांसद ही खड़े जेल रहे। जाएंगे। बीजेपी का आप बताइए, पहले जेल भेजो, बताइए ना। जाएंगे चंद्र प्रकाश बात चौधरी पूरी भी कर जाएंगे, लीजिए। जाएंगे। आप अब नाम खोल के बोल रहे हैं, हम नहीं बोलना चाहते हैं। बात देखिए, पूरी मेरी कर लेने आदत दीजिए, नहीं है बात पूरी कि कीजिए मैं कमल किसी जी। आदमी का नाम लूं। मैं बोल रहा हूं कि सांसद कौन थे, धनबाद के सांसद कौन थे, धनबाद के विधायक कौन थे, 2024-25 में धनबाद के विधायक कौन थे, उन पर भी जांच होगा। और आज जो वर्तमान में विधायक हैं जी, मैं खुले तौर पर बोलता हूं कि आज भी जो विधायक है वो हमारे हो या किसी को हो, अगर इसमें संलिप्तता होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम लोग वो लोग आएंगे नहीं आपके है। पास, कमल जी आएंगे आपके पास। चूंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है तो हम आएंगे आपके पास, आपकी बात को भी सुनेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि तत्कालीन विधायक हो या मौजूदा विधायक, अगर जांच होगी हो सकता है गाज सब पर गिरे, हो सकता है क्लीन चिट भी मिल जाए। बोकारो में डीएमएफटी फंड में बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है और आशंका जताई जा रही है हजारीबाग, धनबाद और चतरा चाईबासा में। अब सवाल यह है कि जब 500 करोड़ से अधिक के घोटाले के आरोप बोकारो में डीएमएफटी फंड पर लग रहे हैं और आरोप लग रहे हैं तत्कालीन अधिकारियों पर, सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है तत्कालीन जनप्रतिनिधियों पर, लेकिन बात जब निकलकर सामने आती है कि डीएमएफटी फंड तो उन तमाम जिलों में चल रहे हैं जहां पर खनन चल रहा है, क्यों उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सिर्फ ये जांच बोकारो तक सीमित क्यों होनी चाहिए? हम रुक कर लेते हैं कमल ठाकुर जी का। कमल जी, बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि सिर्फ बोकारो का जांच क्यों नहीं अलग जिलों का भी? सिर्फ बोकारो का जांच करने का मकसद सिर्फ बाबूलाल जी का ये है कि इसमें जो सहयोगी उनका दल है उनका नामो निशान मिट जाए, और दूसरा कोई कारण नहीं है। वहां उनका टारगेट चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, उनका टारगेट वहाँ पर उनके प्रबल विरोध में रहने वाले लोग जो लोग हैं, नाम सबका लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि डीएमएफटी फंड जो है उसकी रखवाली, उसका कस्टोडियन, उसका सारा चीज़ सांसद विधायकों के हाथ में है। अगर किसी चहेते को टेंडर दे ही दिया जिला प्रशासन, रखवाली कौन करेगा? आप क्या कर रहे थे? लेकिन मैं इस पर एक रोक कर बात, फैक्ट बताना चाहूंगा आपको। कैग ने जब ऑडिट रिपोर्ट मांगे थे, जिला प्रशासन ने देने से मना कर दिया था। ये भी जान लीजिए, आरटीआई जो है हमने लाया,
अगर हमें डर होता किसी चीज़ का, भ्रष्टाचार का डर होता, तो मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री का जो फंड है जिस पर ऑडिट नहीं हो सकता है, हम भी वैसा काम कर सकते थे। लेकिन हमने तो एक ऐसा चीज़ हथियार लाया यहाँ की जनता के लिए जिस पर आप पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मैं फिर एक बात बोलूँगा कि जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, उस खुलासे का चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय को क्यों नहीं गया? उसका ये तो खैर आपको आरटीआई एक्टिविस्ट ही बता पाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आप लोग का सूत्र होता है, हम लोग भी सूत्र लेके आजकल चल रहे हैं। हम लोग का सूत्र ये कहता है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय जाता तो वहीं से रफा दफा हो जाता, क्योंकि फंसना तो अल्टीमेटली है जो लोग वहां के सांसद और विधायक हैं, वो 2024-25 के हो या 25-26 के हो। मैं किसी को बकसने वाली बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एक बात का पक्षधर हूं कि भ्रष्टाचार कोई भी करे, वो कांग्रेस पार्टी से करे, आरजेडी से करे, भाजपा से करे, चाहे आजसू से करे, सजा बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल, जो जनता के हक के पैसे खाएंगे उसको सजा होना चाहिए, बिल्कुल सजा होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात बाबूलाल जी कर रहे हैं, तो उन्होंने कम से कम खुलासा तो करना चाहिए कि इस समिति में रहता कौन कौन है। आप अधिकारियों को सारा ठिकरा फोड़ देते हैं। देखिए, ये तो खैर पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है कि कौन प्रबंधकीय समिति में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सारी बातों को रखेंगे ना। आधी अधूरी बातों को रखने के लिए तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं है। आप सारी बातों को रखते कि 2024-25 में सांसद कौन थे, 2025-26 में विधायक कौन है, ये सारी बात को रखते, फिर पब्लिक को भी डोमेन में आता और जनता को भी समझ में आता कि बाबूलाल जो हैं वो राज्य की जनता के भले की बात कर रहे हैं। तो राज्य के भले की बात वो नहीं कर रहे हैं। सही बात क्षितिज जी ने कहा, एक बात आप जान लीजिए, इसमें निश्चित रूप से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के घर में पैसे गए। चलिए, जांच तो होनी चाहिए, जांच होगी तो पता चल तो कौन भाग रहा है, बड़े नेताओं के घर में, किन बड़े अधिकारियों के घर में पैसे गए होना चाहिए। बिल्कुल तथ्य सामने आने चाहिए। हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी, आएंगे प्रभात जी आपके पास। एक सेकंड, इसको मैं करेक्शन 10 सेकंड आप बात पूरी करें, आएंगे अशोक जी आपके पास। पहले कोई चीज के लिए जब बात रखते हैं ना, तो बातों को पहले जानना चाहिए कि डीएमएफटी फंड क्या है, डीएमएफटी फंड को कस्टोडियन कौन है। तो यहाँ स्पष्ट है आयुष, डीएमएफटी फंड का दिशा निर्देश यहाँ पे एकदम साफ साफ बताता है कि एक वैधानिक निकाय है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थापित करती है। चलिए ठीक है, ठीक है, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। कुछ बोल दे रहे हैं। 1957 धारा 9B की तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त। अब राज्य सरकार के मामला पे मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं प्रभात जी, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहस उस बात को लेकर है ही नहीं, बहस है प्रबंधकीय समिति को लेकर। आएंगे प्रभात जी आपके पास, ये पैसा आएंगे। क्षितिज जी आपको समय दिया जाएगा। प्रभात जी लौटेंगे आपके पास। अशोक जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कांग्रेस के सवालों के जवाब। इसका अशोक जी के पास नहीं, इसका सुनिए, आप नहीं समझ। प्रभात जी देश को खोखला कर नहीं, देश को खोखला कौन कर रहा है, ये जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। हम अभी राजनीतिक पहलुओं पर बात कर रहे हैं। अधिकारी को रख के सामने घोटाला कर रहे हैं, उसके लिए आप देख लीजिए कितने अधिकारी जेल में गए। चलिए, जेल में गए हैं, इनको जानकारी कम है। कोर्ट फैसला लेगा, हम फैसला नहीं लेंगे, हम राजनीतिक पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं। अशोक पड़ाई जी 5 सेकंड में मैं 5 सेकंड कमल जी 5 सेकंड देखिए, काफी देर से अशोक जी इंतजार कर रहे हैं। आएंगे आपके पास कमल जी, आपके पास आएंगे आपके पास। अशोक जी, अब मेरा समय है जी। देश की संपत्ति का कस्टोडियन होता है राष्ट्रपति, राज्य का होता है गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट का होता है डीएम डीसी। और ये 5th शेड्यूल स्टेट के अंतर्गत आने वाला राज्य है झारखंड, और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में इस स्टेट का कस्टोडियन होता है गवर्नर। तो ये जो लेटर राष्ट्रपति को दे, क्योंकि ये आदिवासी बहुल इलाका है या 5th शेड्यूल स्टेट है, तो यहां का जो भी मामला आता है वो अलग बात है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन, अध्यक्षता मुख्यमंत्री राज्यपाल के हाथों से पावर छीनकर अपने पास रख ले, वो अलग बात है। लेकिन देश के संविधान ने जो 5th शेड्यूल स्टेट है वो हमेशा गवर्नर के हाथ में पावर रहेगा, और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में वो गवर्नर या कस्टोडियन के रूप में स्टेट में काम करता है। मैं विषय पे आता हूं। अभी क्षितिज जी बहुत चिल्ला कर कह रहे थे कि आपके विधायक लोग भी थे, जेल जाएंगे। साहब, आपसे ज्यादा चिल्ला कर श्वेता सिंह और चंदन क्यारी के विधायक उमाकांत रजक उसी विजया यादव के खिलाफ में विधानसभा में खड़े होकर बोली थी कि किस तरह से उद्दंड महिला है, वो उद्दंड डीसी है। अगर ऐसी डीसी रहेगी कार्यपालिका का तो लोकतंत्र का नाश हो जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला था। विजया यादव तत्कालीन डीसी विजया यादव के खिलाफ में कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह और जेएमएम के विधायक
अर्जी थी कि मेरा कुछ मामला है उसको सुन लिया जाए। जब बार बार फोन करने के बाद डीसी, उसी जिला के डीसी, उसी जिला के अंतर्गत आने वाले बोकारो के विधायक और चंदन क्यारी के विधायक जब फोन करते हैं, डीसी फोन नहीं उठाती है। जब कार्यालय में दोनों जाते हैं, श्वेता सिंह से बहस होती है और श्वेता सिंह को वो इंग्लिश में बोलती है, विजया यादव डीसी, कि आई एम डिस्ट्रिक्ट डीसी एंड यू आर एमएलए। मुझे पता है कि मेरा दायरा क्या और आपका दायरा क्या है। आप उस डीसी से उम्मीद करते हैं कि वो सांसद और विधायक से पूछकर वो फंड को निर्गत की होगी? ये आपके विधायक बोले हाउस में, ऑन हाउस में। नहीं, सही बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। श्वेता सिंह बोली है, उमाकांत राजा बोले हैं और संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आया है कि ऐसे अधिकारी को बर्दाश्त हमारी सरकार नहीं करेगी। आप उस डीसी के कोट करते हुए बोलते हैं कि आपके सांसद और विधायक क्या कर रहे थे? उधर आयुष जी, मैं 5 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि किस तरह से डीसी ने सरकार के निर्देश पर ये पूरे फंड को बंदरबाट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये लोग क्या है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 25 मई 2025 के बीच में 631 करोड़ रुपया का कार्य को 51 टेंडर में किया गया, जो 24-25 में 574 करोड़ रुपया और वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 58 करोड़ रुपया का निर्गत किया गया। पूरे टेंडर में यह पूरा 631 करोड़ का जो बंदरबाट हुआ है, उसमें मात्र 17 प्राइवेट एजेंसी को, जिसमें से 6 प्राइवेट एजेंसी युवाओं को ट्रेनिंग, कोचिंग और प्लेसमेंट के नाम पर कुल 444 करोड़ रुपया, 3,40,000 रुपया का भुगतान किया गया। और मजेदार बात क्या है कि सबसे रोचक बात यह है कि सिर्फ 2 प्लेसमेंट एजेंसी जो है, एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCFI को 133 करोड़ और दूसरा संस्कारा एजेंसी रांची को 90 करोड़ का भुगतान किया गया, सिर्फ 2 को। और यह सभी को प्रबंधकीय कमेटी का जो रूल्स होता है, उस रूल्स को दरकिनार करके डीसी ने इन दोनों का एकमुश्त भुगतान करने का काम किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से प्रति यूनिट इन लोगों ने दाम को बढ़ा के ये लोग खरीदारी करने का काम किया है। जनरेटर आपूर्ति में इन लोगों ने 46, देखिए अलग अलग अशोक जी अलग अलग कंपनियों के नाम बताएंगे, उतना समय है नहीं, बस आप एक मुश्त बता दीजिए कि किन योजनाओं में कितना गया, कितना कार्यदेश हुआ, बस ये बता दीजिए कि जनरेटर आपूर्ति में जहां पर इन लोग लगभग 8 लाख रुपया प्रति जनरेटर खरीदारी करने चाहिए थी, वहां मतलब ये लोग खरीदारी किए हैं, वहां टोटल अगर देख लिया जाएगा तो लगभग 4 करोड़ रुपया आसपास इन लोगों ने उसमें खर्च करने का काम किया है। अब देखिए बाजार दर में अशोक लेलैंड कंपनी जो है 15 केवी का, उसका दाम जो है 3 से 7 लाख रुपया और इन लोगों ने खरीदा है 8 लाख में। और मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, देखिए ये लोग जो संस्कारा रांची जो एजेंसी को इन लोगों ने 90 करोड़ रुपया देने का काम किया है, वो डिजिटल मैथ्स सप्लाई की है, डिजिटल मैथ्स और टैब लैब। उसमें इन लोगों ने लगभग 1666 आंगनबाड़ी केंद्र को इन लोगों ने डिजिटल मैथ्स देने का काम किया है और प्रति डिजिटल मैथ्स लगभग 1,25,000 रुपया इन लोगों ने खरीदारी किया है। और इसका बाजार मूल्य क्या है? फर्स्ट क्राई जो इंटरनेशनल कंपनी है, फर्स्ट क्राई कंपनी और अटोर्स, उसका जो बेसिक क्राई मतलब जो सबसे उच्चतम मूल्य का प्राइस है वो 3,500 और अटोर्स कंपनी का 7,614 और इन लोगों ने खरीदा कितना में? लगभग 1,25,000 में। ये 2 उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं। ऐसे कई उदाहरण है। बाला पेंटिंग 2 से 3 लाख रुपए बन जाते हैं, 16 लाख रुपए आवंटित किए गए, 20% हायर जाके इन लोगों टेंडर से बाजार में से खरीदारी करने का काम किया। आयुष जी, आप एक तो चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं और यह चिल्ला के गला फाड़ के करते हैं। अरे साहब, गला फाड़ना था तो डीसी साहब के पास करते। आपके विधायक जिस तरह से कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह गला फाड़ी विधानसभा में, जेएमएम के विधायक उमाकांत राजा गला फाड़े विधानसभा में, आपके संसदीय कार्य मंत्री को जब विधानसभा अध्यक्ष बोले कि जवाब दीजिए संसदीय कार्य मंत्री जी, तो उन्होंने ऑन एयर बोला है कि ऐसे अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे अधिकारी का पैरवी करने आप लोग बैठे हैं जो आपके सत्ता में बैठे हुए, आपके दल के लोग, सत्ता में बैठे हुए दल के विधायक, सांसद और मंत्री, वो आपके डीसी बोल रहे हैं, आप उसके पक्षधर करने बैठे हैं। देखिए आयुष जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने DMFT फंड जो राज्य के आदिवासी मूलवासी के हित में खर्चा होनी थी, इन लोगों ने बंदर बाट करके, और मैं तो बोलने में एकदम डंके के चोट में आपके चैनल में बोलूंगा कि डीसी का इतना दम नहीं है, किसी भी डीसी का इतना औकात नहीं है कि कोई 631 करोड़ रुपया मार ले। ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये पैसा पहुंचाया गया है। मैं डंके के चोट में आपके चैनल में चलिए, डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक डीसी की बूते की बात नहीं है कि 631 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया जाए।
आरोप लग रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा पहुंचा है। और जब बात आती है तत्कालीन डीसी को लेकर तो सत्ता पक्ष ने भी उनकी शिकायत की थी और ऑन रिकॉर्ड सदन के पटल पर की गई थी, और विपक्ष तो लगातार करते ही रहती है। आरोप उन्हीं तत्कालीन डीसी पर लग रहा है। लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं कि सिर्फ एक जिला क्यों अन्य जिलाओं के बारे में बातचीत नहीं हो रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग तर्क हैं। आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। डीएमएफटी फंड में घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, यह खैर जांच का विषय है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, 26 कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। 700% से 2000% तक बाजार मूल्य से अधिक राशि आवंटित की गई है। और जब बातें निकलकर सामने आती है तो कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ये 26 कंपनियां बस 4-5 लोगों तक ही सीमित है। कार्यादेश दिया जाता है, शॉर्ट टेंडर में इन लोगों को कार्य आवंटित किया जाता है। लेकिन फिलहाल आरटीआई एक्टिविस्ट के पत्र के जरिए जो खुलासे हुए उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम चलते हैं सीधे राष्ट्रीय जनता दल के पास। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, देखिए, जिस तत्कालीन डीसी के बारे में आप लोग कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि तत्कालीन विधायक और सांसद क्यों नहीं सवाल उठाए, आप लोगों के विधायक भी कह रहे हैं कि वो डीसी महोदया किसी की सुनती ही नहीं थी। जी आयुष जी, बिल्कुल। और हमारे अशोक बड़ेक जी के बात से मैं सहमत हूं। हमारे विधायकों ने इसकी शिकायत सदन में की डीसी के खिलाफ। आखिर ऐसा क्या मजबूरी था कि पिछले बीजेपी के विधायक और आजसू के सांसद के पास हिम्मत नहीं हुआ इसकी शिकायत करने के लिए? क्या उनको पता ही नहीं चला कि उनके नीचे उन्हीं के उसमें कैसे इतनी गड़बड़ियां हो रही थी? क्या फिर उनको पैसा पहुंच गया था? दो हो सकता है, या तो वो सोए हुए थे या नहीं तो उनको पैसा दे करके मतलब पैसा नहीं पहुंचा, विपक्ष को पहुंच गया। आप भी तर्क दे रहे हैं। क्या क्या बोला? कांग्रेस जमन का विधायक आरोप लगा रही है डीसी क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री जी को परवाज जी नहीं बुझा रहे, हम जवाब दे रहे हैं। हमारे विधायकों ने सवाल उठाया और हमने कहा अशोक जी पहले राष्ट्रीय जनता दल के तर्क को सुनते हैं। आपकी विधायक हो गया। अशोक जी पहले राष्ट्रीय जनता दल के तर्क को सुनते हैं, फिर सवाल किया जाएगा। आप सब्र रखें अशोक जी, सवाल किया जाएगा, आप सब्र रखें, पहले तर्क को सुन लेते हैं। कमजोर हो तो सवाल ही लोग विपक्ष से ना पूछेंगे। हो गया इनका मछली बाजार। चलिए हम बता जवाब देते हैं। देखिए मछली बाजार तो श्वेता सिंह और उमाकांत रजक बनाए थे। एक दिन पूरा का पूरा इनका हो गया होगा तो अशोक जी चलिए बात को सुन लेते हैं, फिर सवाल पूछे जाएंगे। सवाल सुनिए भी जवाब। देखिए इनको कहना है कि मतलब हमारे वो सवाल उठा, हमारे तो सवाल उठाए थे इस पर। आपके नेता चुप क्यों थे? ये सवाल बनता है कि आखिरकार आपके नेता ऐसा क्या? सवाल ये भी बनता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई? और इन्होंने कहा कि हम डीसी को बचाने की बात करें। हमने कब कहा कि डीसी को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो इसमें संलिप्त नहीं है? हमने मेरी या हमारे पूरे गठबंधन की क्या एक भी स्टेटमेंट ऐसी है? नहीं है। हमने कहा हम जांच करवाएंगे, हमने कहा कि निष्पक्ष जांच होगा और आपके और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कभी मौन रहना बहुत कुछ कहने के बराबर नहीं होता है क्षितिज जी? क्या चीज? मौन रहना भी तो बहुत कुछ कहने के बराबर होता है। कौन मौन है? नहीं कौन मौन? क्या कार्रवाई हुई? मौन रहना तो वही हुआ ना। नहीं, हमारे संगठन बोलेगा कि हेमंत सोरेन जी आकर के रोज बयान देते। ये सुनिए, हमारी ईडी और सीबीआई नहीं है कि उन ईडी की छापामारी से पहले निशिकांत दुबे जी बयानबाजी दे देते हैं कि क्या क्या निकलेगा। हमारी ईडी और सीबीआई के संग वो नहीं है कि संबित पात्रा और तमाम इनके नेता सीबीआई की छापामारी से पहले जवाब देते हैं। हम लोग ईडी सीबीआई वाले नहीं है। इन्होंने सीबीआई की बात करे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। उनका सबसे पहला घोटाला जेपीएससी घोटाले में सीबीआई ने अभी क्या किया है? सीबीआई से ही जांच हो रही। और जब हमारी कमेटी जांच, राज्य सरकार की कमेटी जांच भी शुरू नहीं की है तो इनको कैसे पता चल गया कि जांच गलत तरीके से हो जाएगा? आखिरकार सीबीआई के हाथ सुपुर्द करके बाबूलाल मरांडी जी किसको बचाना चाहते हैं? किसको बचाना चाहते हैं? बाबूलाल जी तो सूर्य हांसदा केस की भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे, तुम क्या मतलब उसमें भी बचाना चाहते हैं?
बाबूलाल मरांडी जी तो सब चीज के लिए सीबीआईएम चल जाते हैं, किस चीज के लिए आंदोलन किए? उन्होंने कहा था कि उसके लिए भी आंदोलन करेंगे, उन्होंने कहा था बाकी चीजों के लिए भी आंदोलन किएंगे। गिरिडीह में जो हुआ बाबूलाल मरांडी जी से तो ऐसा हो गया है ना कि हेमंत सोरेन जी को पहले फोन करना चाहिए कि किस पे एफआईआर करें, किस पे जांच बनाए, तो सब बाबूलाल मरांडी जी तय नहीं कर सकते हैं। और हिम्मत है अगर सच में आपके सवाल का जवाब पुख्ता और सच्चाई है तो आंदोलन कीजिए ना। कौन सा आंदोलन किए? फेसबुकिया नेता बन करके और टीवी मीडिया वाला नेता बन करके तो सब रह गए हैं। विपक्ष कहां से आया? इन्होंने सही कहा कि विपक्ष का भूमिका भी हमें भी निभानी पड़ती है, जब हमारे जन की समस्याओं को भी हमारे ही विधायक सदन में उठा रहे हैं। अगर सरकार पे कुछ त्रुटियां भी है तो हमारे ही उठा रहे हैं। ये लोग तो उल्टा पलटा कार्रवाई नहीं होती, इनका कोई तथ्य, कोई सबूत कोई नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग। अरे आंदोलन कीजिए, करेंगे आंदोलन, डरते हैं आंदोलन से, डरते हैं, हमारी माइक की क्वालिटी बढ़िया है, माइक की क्वालिटी बढ़िया, डरते हैं आंदोलन से, डरते हैं आप, डरते हैं आंदोलन से। कीजिए ना आंदोलन, कीजिए ना आंदोलन। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, क्या बात करते हैं। चलिए देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप बाबूलाल जी के पास है, हमारे पास आएंगे अशोक जी, आपके पास भी प्रवास जी काफी देर से अशोक जी आपका सहयोगी दल के साथ ही काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपके सहयोगी दल के साथ ही काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी सुन लेते हैं, प्रवास जी आएंगे, कमल जी आपके पास भी, आपको इस समय दिया जाएगा। प्रवास जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले, चूंकि वक्त की पाबंदी है। आयुष देखिए, ये कमजोर नेतृत्व वाली सरकार, कमजोर गठबंधन वाली सरकार, आपस में टकराने वाली सरकार, ये आईएएस के पीछे छुप रही है घोटाला करके। क्या मजबूरी है अधिकारियों को कि साइन करना पड़ रहा है सरकार का आदेश में और उनको जेल जाना पड़ रहा है। मैं लिस्ट बताऊं आईएएस का, आप नाम देखिए, छवि रंजन साहब, आईएएस पूजा सिंघल जी, कौन दबाव दिया था सरकार? झूठ नहीं, गजेंद्र सिंह जी, एक में शराब घोटाला का आरोप, जिन सूची को जो मन में आया टूल किट बनाना गलत है। ये सरकार के अधिकारियों को आने वाले दिनों में चूंकि वक्त की पाबंदी है, पीछे ये घोटाला आने वाले दिनों में क्या कदम उठाया जाना चाहिए? फालतू का करें आप, ये विजय यादव कोई तथ्य नहीं बोले आपके ना कि आपके पास कौन सा ये बात करते हैं टीवी वाले नेता, क्या अरे भाई टीवी वाले नेता है, एक रील वाले नेता, तो भी नहीं है, वाले नेता, आप तो भी नहीं रह गए टीवी वाले, रील वाले नेता, बिना रील वाले डांस करते, और जनता की रील को समझने वाले नेता कौन है, ये आने वाले समय में चुनाव का आटा और अलग आरोप का दौर रहता है वाले उन लोगों ने अपने जमीन को बेच दिया और अपने पीछे प्रदूषण के बीच रहने को आंदोलन करने के हक का जो फैसला आता है वो भी कहीं और चले जा रहे हैं। 700% से 2000% तक के बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर राशि आवंटित की जाती है। और सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, ये तो आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक जिले की कहानी को उजागर किया है। लेकिन अगर हम बात कर लें, जांच हो अलग अलग जिलों की, खास तौर पर धनबाद, चतरा, हजारीबाग, चाईबासा, इन तमाम जिलों में डीएमएफटी फंड का क्या कुछ हुआ है, यह सच जनता के सामने आने की जरूरत है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर जी जुड़े हुए थे। कमल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। आजसू पार्टी से प्रवास खान हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवास जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अशोक बड़ाइक जुड़े हुए थे। अशोक जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।